हेलो बच्चों, वेलकम यू अगेन। आज आपके साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। फर्स्ट चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, होपफुली उसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो आज न्यू चैप्टर हमारा क्लास 12th का स्टार्ट हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले हमारे को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सीखनी ज़रूरी है। उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम गॉस थ्योरम तक पहुँच पाएंगे। फर्स्ट थिंग है हमारे सामने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या चीज़ होती है? फ्लक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जो ये बताती है कि किसी भी सरफेस में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फॉल हो रही हैं। एक सरफेस है, इसमें कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इसका कंपैरिजन करना है हमारे को। तो उसके लिए एक क्वांटिटी डिफाइंड है, उसी क्वांटिटी को नाम से जानते हैं, फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो अगर इसमें फ्लक्स φ1 है और इसमें फ्लक्स φ2 है, आप देख पा रहे हो पहला वाला एरिया ए है, दूसरा वाला भी एरिया मान लेते हैं कि ए ही है मान लेते हैं। तो दोनों केसेस में आप देख पा रहे हो कि इसमें फील्ड लाइंस कम है और इसमें फील्ड लाइंस ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो φ2 है हमारा वो ग्रेटर देन φ1 हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? इट इज़ अ फिजिकल स्केलर क्वांटिटी जिसको हम काहे के काम में लेते हैं? टू कंपेयर द फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी सरफेस। यहाँ पर एक वर्ड बेटा हमने इस्तेमाल किया है, क्रॉसिंग द सरफेस। क्रॉसिंग द सरफेस का मतलब आपको क्लियर होना जरूरी है। मीन्स ये है कि अगर ये हमारी सरफेस है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि अगर ये सरफेस हमने ले रखी है तो फील्ड लाइंस ऐसे आनी चाहिए, परपेंडिकुलरली इस पे फॉल करनी चाहिए। अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो उस एरिया को हम काउंट नहीं करेंगे। सपोज अगर हमारे को एरिया ऐसा दे रखा है और फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं तो ये हमारे लिए एरिया यूजलेस हो जाएगा, इसमें फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। ऐसा एरिया है तो ये काउंट किया जाएगा। मान लो ऐसा इंक्लाइंड है ये एरिया, तो फिर क्या होगा? इसका हम परपेंडिकुलर लेंगे कि द प्रोजेक्शन ऑफ द एरिया दैट इज पेनिट्रेटिंग क्रॉस्ड बाय द लाइंस। इसको अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। वी आर यूजिंग वेरियस शेप्स, एग्जांपल्स, जिसकी हेल्प से हम इस एरिया के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारा, जिसको फाई के सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, ये एरिया लिया हमने ए, ठीक है ना। और सेकेंड केस में हमने एरिया की वैल्यू बढ़ा दी है, तो मैंने 2 एरियाज ले रखे हैं। कितने एरिया ले रखे हैं? 2 ए। पहले वाले को A1 नाम दिया, दूसरे वाले को A2 नाम दिया। आप यहाँ देख पा रहे हो क्या कि A1 इज ग्रेटर देन A2 या फिर A2 इज ग्रेटर देन A1? सेकेंड वाला एरिया पहले वाले से बड़ा है एंड दैट्स वाई जो सेकेंड वाले में नंबर ऑफ फील्ड लाइन से वो ज्यादा क्रॉस कर रही हैं। इट मीन जो हमारा फ्लक्स होगा वो सेकेंड वाले केस में ज्यादा होगा पहले वाले से। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो हमारा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया। किसके प्रोपोर्शनल है? एरिया के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जो अभी हमने एरिया ऐसे इस्तेमाल कर लिया है, इसी एरिया को हम कैसे रख रहे हैं? अगर हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दें, ऐसा रख दें, एरिया जो ए लिया हुआ ऐसा रख दें, और अब क्या कर रहे हैं? फील्ड लाइंस इसमें फॉल कराते हैं। जब इसमें फील्ड लाइंस फॉल करेंगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं इसको, तो इस केस में हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना आएगा? तो अभी मैंने आपको सिखाया क्या कि जो प्रोजेक्टेड एरिया लेना है जिस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हो, 90 डिग्री से फॉल हो रही हो, तो इसका वो पार्ट आपको लेना है। सपोज अगर ये हमारे को थीटा दिया गया है तो इस पर परपेंडिकुलर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए कॉस थीटा। क्या मिलेगा? ए कॉस थीटा। तो इस केस में हमारा जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ए कॉस थीटा बनेगा, वो यूज होगा। मीन्स जो हमारा फ्लक्स है दिस इज प्रोपोर्शनल टू द ओरिएंटेशन। जो इनके बीच जो इसका ओरिएंटेशन है, आप थोड़ा सा तिरछा कर दे रहे हो, घुमा दे रहे हो इसको, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट थिंग एक और भी देखो आप, क्या और दूसरी चीज देखो, 2 पॉइंट के बाद तीसरी बात भी देख लो। वो तीसरी बात ये है कि सपोज
ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और हमने ये सरफेस ले रखी है, कौन सी, ये सरफेस ले रखी है, ठीक है ना। एक बार हमने ये सरफेस ले रखी है और सरफेस यहाँ पर भी सेम एरिया की सरफेस रख रहा हूँ मैं, दोनों जो सरफेसेस यूज कर रहा हूँ उनका एरिया सेम रखने वाला हूँ मैं, चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका एरिया भी ए है और इसका एरिया भी ए है, दोनों का एरिया ए ही है, ठीक है ना, एरिया दोनों का ए। लेकिन आप क्या देख पा रहे हो कि जो पहला वाला है उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस कर रही हैं, दूसरे वाले में थोड़ी सी कम क्रॉस कर रही हैं। तो इस केस में आपको पता चल पा रहा है कि पहले वाले केस में फ्लक्स ज्यादा है, दूसरे वाले में फ्लक्स कम है, एरिया तो सेम है। तो यहाँ पर मैटर क्या कर रहा है, मैटर कर रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किस में ज्यादा है, पहले वाले में फील्ड लाइन ज्यादा आ रही है और बाद वाले में कम आ रही, मतलब हमारा जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हमारे को एक बात क्लियर हुई क्या, कि जो हमारा फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, एरिया के प्रोपोर्शनल है और उसके ओरिएंटेशन के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये जाना पहचाना फॉर्मूला cos थीटा क्लास 11th में भी आया था, वर्क डन में पढ़ा था, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ डॉट डी लिखते थे, एफ डॉट एस। वैसे ही अगर इसका वेक्टर फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंटेशन करना चाहो तो कैसे लिखोगे, फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो हमारा जो फ्लक्स है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका रीजन भी आपको पता चल गया। अब अगर आपको जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना दिखे तब क्या करोगे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं दिखेगी तो आप जैसे वहां पर वर्क डन में 11th में फॉर्मूला यूज करते थे, क्या यूज करते थे, एफ डॉट डी एस या फिर एफ डॉट डी एस या डी एक्स ऐसे इस्तेमाल करते थे। तो वही फॉर्म यहां पर भी यूज कर लेना है, ई डॉट क्या इस्तेमाल कर लेना, ई डॉट डी ए इस्तेमाल कर लेना और आराम से इंटीग्रेट करके उसको भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्लक्स क्या चीज है इसको हमने समझा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है ये हम सारी बात कर चुके हैं। अब हम कुछ वेरियस एग्जाम्पल्स के थ्रू और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि जो हमें फ्लक्स लेना है उसमें प्रोजेक्टेड एरिया का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप इसमें ट्राई करना रिप्लाई करने की। एक हेमिस्फीयर लिया मैंने आर रेडियस का, एक मैंने कोन लिया है आर रेडियस का, और एक एरिया का इंक्लाइन रख दिया है एरिया, और एक ये ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया है, और एक एरिया मैंने रख दिया है ऐसे पैरेलल। तो ये सारी केसेस ड्रॉ कर दिए हैं। अब आप शुरू हो जाइए और रिप्लाई पेन पेंसिल यूज करिए अपना और ट्राई करिए कि आंसर क्या होगा। इस केस में बताओ आंसर क्या होगा। तो इस केस में अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर हमारी सरफेस ये है, ठीक है ना, और इसके पैरेलल जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसको तो कोई भी पार्ट क्रॉस नहीं करेगा। इस केस में फ्लक्स जीरो है। फ्लक्स मतलब फ्लक्स जो है, देखो अभी यहाँ पर पिछली वाली स्लाइड में थीटा आया था, ये जो थीटा था ना, ये जो थीटा था वो थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, ये जो थीटा आया था, ये थीटा जो था, थीटा एंगल था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का था। सर एरिया वेक्टर क्या चीज होती है, तो जो जैसे ये सरफेस है तो इस पर नॉर्मल बना दिया आपने, तो उसे क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। जनरली जो बाहर की तरफ डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और इनवर्ट को नेगेटिव लेते हैं। ऐसा कन्वेंशनली फॉलो किया जाता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी, ऐसा ट्रेडिशनली फॉलो हम करते हैं। तो जरा देखते हैं यहाँ पर। तो बताओ इस वाले पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, बिकॉज इसका जो नॉर्मल है, इसका जो नॉर्मल एरिया वेक्टर वो ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया। इस केस में क्या होगा, अगर ये एरिया ए है, इसका भी एरिया ए ही था, तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू ए, क्योंकि इसका जो एरिया क्रॉस कर रही है। इस केस में बताओ क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा दिया गया हो तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू बिल्कुल ई ए कॉस थीटा, क्योंकि जो इसका एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल थीटा हो गया। इस केस में बताओ क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉल होंगी तो किस एरिया पर 90 डिग्री पे फॉल हो रही होंगी, इसका जो प्रोजेक्शन मिलेगा वैसा ही तो मिलेगा ना, सर्कुलर ऐसा मिलेगा ना डिस्क शेप का, तो यही तो एरिया होगा उसका। तो उस केस में जो फ्लक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, ई इंटू ए, ए का मतलब क्या, पाई आर स्क्वायर, एरिया इसका हो गया पाई आर
स्क्वायर। इस केस में बताओ फ्लक्स क्या होगा, ये हेमिस्फीयर दे रखा था, इवन देन क्या होगा, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो फिर से ही सर्कुलर मिलेगा ना, सर्कुलर मिलेगा। तो फिर उस केस में भी आप क्या लिखोगे, फ्लक्स E इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई आपकी। अब इसके बाद में हम गॉस थ्योरम की ओर धीरे धीरे बेटा बढ़ रहे हैं। तो उसमें हमें नेक्स्ट थिंग और समझनी है कि क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस क्या होती है। जैसे हमने बना दिया ये क्यूब या क्यूबाइड, ठीक है ना, तो ये क्लोज सरफेस है। कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस। हमने बना दिया सिलेंडर, तो ये भी कैसी सरफेस है, क्लोज सरफेस है। क्लोज सिलेंडर बना दिया। हमने बना दिया स्फीयर, तो ये भी क्या है, क्लोज सरफेस है। हमने बना दिया कोई भी 3D ऑब्जेक्ट, वो भी क्या है, क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। अब हम आ चुके हैं गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम जो डिफाइन है वो क्लोज सरफेस के लिए डिफाइन है। बहुत मैंडेटरी थिंग है, ये हमें याद रखना है। सो ये जितना भी कुछ डेफिनेशन में पढ़ने वाले हैं वो सबका सब वैलिड है फॉर क्लोज सरफेस। क्या है, ये कहता है गॉस थ्योरम हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दिस इज 1/ε0 टाइम्स, कितना, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द एरिया इन, नॉट एरिया, दिस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस। अगर सरफेस कैसी है, क्लोज, कोई भी शेप से कोई लेना देना नहीं बेटा इसमें। सरफेस होनी कैसी चाहिए, को क्लोज, चाहे सिलेंड्रिकल हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे क्यूबाइड हो, एनी ऑफ द रैंडम शेप हो, अगर सरफेस क्लोज है और उसके अंदर चार्ज भी कहीं भी रखा है, उसकी पोजीशन मैटर नहीं करती, कहीं पर भी रखा है बट इनक्लोज होना चाहिए चार्ज, तो उस पर से जो उससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो Q/ε0 होता है। और अभी पीछे आपने पढ़ा हुआ है क्या कि जो फ्लक्स है उसमें एरिया वेक्टर के बारे में बताया कि एरिया वेक्टर जनरली हम बाहर के डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, तो ऐसे ही जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स, तो जो फ्लक्स बाहर की तरफ होता है, फ्लक्स आउटवर्ड, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट, अगर बाहर आ रहा है तो उसको कैसा लेना है, पॉजिटिव, और अगर गोइंग इन है, इनवर्ड, अंदर की तरफ है, तो उसको कैसा लेना है, नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है बेटा, इसको हमें यूज करना है, हम करते हैं यूज इसको। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, दिस इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द, इट इज 1/ε0 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज थ्रू द क्लोज सरफेस। चलो, अब गॉस थ्योरम पढ़ तो ली हमने, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे आता है ये प्रूफ। जरा देखते हैं। कोई भी चार्ज दे रखा है हमें Q, ठीक है ना, R डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट आपने ले लिया P, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हैं। बेटा जब भी आपको कोई सरफेस सिलेक्ट करना हो, अगर पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में लेट करना है तो बेटर है क्या, आपके लिए जो 3D सरफेस हो सकती है वो कैसी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। कभी भी आपको एक लेंथ के अबाउट में आपको कोई भी सरफेस मेजर इमेजिन करना हो, तो अगर लेंथ के अबाउट में आप सिमेट्रिक सरफेस में अगर आप एज्यूम करना चाहो तो R डिस्टेंस पर यहाँ भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ से R डिस्टेंस पर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मतलब इसकी सराउंडिंग में जो भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो आपको जो शेप मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस लेना बेटर ऑप्शन होता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा, आगे जगह जगह इस्तेमाल होने वाला है इस चैप्टर में कि पॉइंट सरफेस के लिए अगर आपको गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना है तो स्फेरिकल यूज़ कर लेनी है। अगर हमारा चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम कर पाएंगे। तो हम अब क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर एक सरफेस ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है ना, स्फेरिकल सरफेस हमने ड्रॉ कर ली। अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब ये स्फेरिकल सरफेस हमने ड्रॉ की है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लक्स।
तो फ्लक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है इस चैप्टर के, कोई भी डेरिवेशंस आपको करने हो, एक तो अभी हम डेरिवेशन करने वाले हैं गॉस लॉ को, इसका इस्तेमाल, और एक जनरल फ्लक्स की जो इक्वेशन है E.dA, उन दोनों की हेल्प से इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। इवन दो इफ यू फील आई एम अनेबल टू सॉल्व, फिर भी हो जाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो फ्लक्स का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होता है, E.dA, ठीक है ना, यही तो होता है ना, E.dA ये होता है, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, किधर होता है, अवे, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अवे होता है, इतना तो आपने याद ही कर लिया। इस पॉइंट पर ये जो सरफेस है इस पर अगर आप नॉर्मल देखना चाहो एरिया वेक्टर, तो नॉर्मल क्या होता है, जैसे ये सरफेस है तो इस पर नॉर्मल ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। ऐसे ही यहाँ पर ये जो हमने छोटा सा सेगमेंट लिया है DA एरिया वेक्टर, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, बाहर की तरफ होगा ना, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इन द सेम डायरेक्शन, यही आ गया। तो दोनों का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर आप लिख लोगे क्या, E.dA लिख लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, अब नेक्स्ट लाइन तो आपको आ गई समझ में, E.dA। और पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है, K, या फिर K के फॉर्म में नहीं लिखने का मन है, गॉस थ्योरम ये प्रूफ कर रहा है, तो 1/4πε0 लिख लो, 1/4πε0 Q/r², यहाँ पॉइंट की उस चार्ज से डिस्टेंस। और अब देखो ये एक छोटा सा सेगमेंट लिया हमने एरिया DA, ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे एरिया होंगे ना, ढेर सारे, और सबको जोड़ोगे तो क्या होगा, सबको जोड़ करके जो भी बनेगा हमारे पास वो स्फीयर ही तो बनेगा, और उसका जो टोटल एरिया होगा तो स्फीयर का टोटल एरिया होगा। एंड व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, 4πr², तो उसके प्लेस पर आप DA के प्लेस पर क्या लिख पाओगे, 4πr²। जैसे ही आपने लिखा तो आपको कुछ दिख गया, कुछ तो कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल, और r² ने r² को कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, यहाँ पर बच गया Q/ε0। और यही क्या थी हमारी गॉस थ्योरम। अब बताओ ये जो चार्ज है इस क्लोज सरफेस के अंदर ही तो है ना, यही तो हमारी गॉस थ्योरम थी कि जो फ्लक्स है फॉर अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। प्रूफ हो गया, होपफुली यू हैव गॉट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने हमने विद आंसर्स डायग्राम्स दे रखे। देखो पहले वाले डायग्राम में क्या दिखा है, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर चार्ज कहाँ रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए फ्लक्स क्या लिखोगे आप, गॉस थ्योरम से Q/ε0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी पोजीशन से मतलब नहीं, सेंटर पे रख दो, चार्ज को कहीं पर भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पर भी रख दो, अगर इनक्लोज्ड है बीच कहीं पर भी रखा हुआ है तो Q/ε0 आने वाला है। यहाँ पर भी Q/ε0 आने वाला है, चाहे सिलेंडर हो चाहे स्फीयर हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ क्यूबाइड ले लिया हमने तो भी क्या होगा, Q/ε0 होगा। यहाँ पर रैंडम शेप ले रखा है 3D में तो भी आपका क्या होगा, Q/ε0 होगा। बस इस बात को दिखाने के लिए आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट में देखो बेटा, ये सिलेंडर है, यहाँ पर क्या होगा, Q/ε0 होगा, बिकॉज सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ समझना है आपको, यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो ये जो चार्ज है वो कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। यहाँ पर कहाँ रखा हुआ है चार्ज, इस जगह पर रखा हुआ है ना, यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज। मतलब क्या है, जो चार्ज है ना, चार्ज हमारा अभी क्लोज नहीं है, तो इसको क्लोज करने के लिए इसी के जैसा एक सिमेट्रिक डायग्राम ऊपर, इसी के जैसा एक सिमेट्रिक डायग्राम बनाना पड़ेगा ना ऐसा। अब ये चार्ज बंद हो पाएगा, मतलब जो Q/ε0 था ना, Q/ε0 वो इन दोनों सिलेंडर को मिला करके, दो सिलेंडर में से जो टोटल चार्ज निकल रहा है वो Q/ε0, तो हाफ सिलेंडर में से कितना निकलेगा, इसका आधा करना पड़ेगा ना। तो जितना क्वेश्चन में दिया गया था उसकी वजह से आंसर क्या हो गया, Q/2ε0 हो गया। चलो इसमें आ जाओ, ये स्फीयर है, फिर से स्फीयर के अंदर है तो Q/ε0। अब ये स्फीयर को काट दिया है तो ये चार्ज कहाँ रखा है, ओपन है, आधा यहाँ आधा यहाँ, तो टोटल क्लोज सरफेस जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो फिर से ऐसे ही तो बनेगी ना, क्लोज सरफेस ऐसी बनेगी। तो जो टोटल चार्ज होगा क्लोज सरफेस से वो Q/ε0 होगा, तो आधी सरफेस से कितना होगा, Q/2ε0 हो जाएगा। होपफुली यू हैव गॉट इट। चलो इसी के आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहले वाले केस में आप क्या देख रहे हो, यहाँ जो चार्ज रखा है Q जो है हमारा चार्ज, वो क्यूब का जो कोई भी एक फेस है उसके बीच में रख दिया है हमने, बीच, अब उस सरफेस में बीच में रखो, कहीं भी रखो,
तो बताना है कि फ्लक्स कितना हुआ। तो आप जरा खुद से सोचो कि इसको क्लोज करना है, अभी तो क्लोज नहीं है। इस चार्ज को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज को क्लोज करने के लिए इसी के ऊपर ठीक एक क्यूब और आपको रखना पड़ेगा, तब ये क्लोज हो जाएगा चार्ज। और मतलब अभी जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा इस केस में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो 2 क्यूब को मिलाकर के होगा, तो एक क्यूब की वजह से क्या होगा, उसका आधा करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही देखो यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है वो एज, हमारे क्यूब की एज के बीच में रखा हुआ है, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो आपको ये जो फेस दे रखी साइड वाली, इसके अपोजिट में एक क्यूब लगाना पड़ेगा। एक तो है आपको जो फ्रंट से दिख रही है फेस, इसकी ये वाली फेस, इसके अपोजिट में क्यूब लगाकर बंद करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? एक ये ऊपर वाली फेस है और एक ये नीचे वाली फेस है। मतलब जब चार तरीके के बनेंगे ना, तब ये क्लोज हो पाएगा। तो 4 क्यूब से मिलाकर के जो निकलेगा वो टोटल फ्लक्स होगा कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 की वजह से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो एक की वजह से कितना होगा? एक क्यूब की वजह से, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? Q/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सो इसको हमने और अच्छे से समझ लिया है। होपफुली यू हैव गॉट इट। तो आज की क्लास हमारी हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने जो बात करी है फ्लक्स से रिलेटेड बात करी है और गॉस थ्योरम का डेरिवेशंस के साथ समझ लिया है। इफ यू फील एनी प्रॉब्लम सो कमेंट, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।